नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BR नॉलेज में मैं रामबी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में किन किन राज्यों पर आक्रमण किया था, उन्होंने इन राज्यों को कब व कैसे जीता था, कौन इनकी सेना का नेतृत्व करता है और वहां के राजा कौन होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी अभियानों में दूसरा देवगिरी अभियान इम्पोर्टेंट है। बाकी अभियानों में वो जाते हैं, युद्ध होता है, जीतते हैं और धनराशि लेकर आ जाते हैं। बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट घटनाएं नहीं होती हैं। पहला अभियान भी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दिल्ली सल्तनत में इससे पहले दक्षिण में किसी ने भी आक्रमण नहीं किया था और इसी अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी को सत्ता प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर 3 बार आक्रमण किया था। पहली बार जब आक्रमण करते हैं तो उस समय ये सुल्तान नहीं बने थे। ये इनके चाचा जलालुद्दीन खिलजी की सेना में सेनापति होते हैं और कड़ा मानिकपुर के सूबेदार होते हैं। ये देवगिरी पर पहला आक्रमण 1296 में करते हैं। उस समय देवगिरी पर यादव वंश के राजा रामचंद्र देव शासन कर रहे होते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान को बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण कर देते हैं। राजा रामचंद्र देव की हार होती है, वो उसे बहुत सारी धनराशि देते हैं और प्रति वर्ष इलिचपुर प्रांत की आय देने का वचन देते हैं। अब इस अभियान के बाद 1296 में ही अलाउद्दीन अपने चाचा सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर देते हैं। वे स्वयं सुल्तान बन जाते हैं। दूसरा आक्रमण उन्होंने सुल्तान बनने के बाद 1207 में किया था। अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। मलिक काफूर के अलावा अल्फ खां, जो अलाउद्दीन खिलजी के बहनोई होते हैं, ये भी इस युद्ध में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले युद्ध क्यों होता है, कारण क्या थे? पहला कारण था कि देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने 1296 में हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को प्रति वर्ष इलिचपुर की आय देने का वचन दिया था, जो उन्होंने अब देना बंद कर दिया था। दूसरा कारण था कि अलाउद्दीन खिलजी जब गुजरात पर 1297-98 में आक्रमण करते हैं तो वहां के राजा कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भागकर देवगिरी आ जाते हैं और यहां पर एक छोटे से क्षेत्र बगलाना पर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। तीसरा कारण भी गुजरात अभियान से जुड़ा हुआ है। गुजरात अभियान के दौरान हमने बताया था कि राजा कर्ण की पत्नी कमला देवी, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी बन जाती है, वो अपनी पुत्री देवल देवी को देखना चाहती थी और दिल्ली बुलाना चाहती थी। तो इन सब कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में अपनी सेना देवगिरी भेजते हैं। तो सबसे पहले मलिक काफूर बगलाना की घेराबंदी करते हैं, राजा कर्ण पर आक्रमण करते हैं। काफी दिनों तक घेराबंदी चलती रहती है। इसी बीच राजा कर्ण योजना बनाते हैं कि अगर वे अपनी पुत्री देवल देवी का विवाह देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के पुत्र सिंघन देव से करवा देते हैं तो देवगिरी की सैनिक सहायता भी मुझे मिल जाएगी। लेकिन इसकी भनक अल्फ खां को लग जाती है और ये इनकी योजना को विफल कर देते हैं। अल्फ खां राजा कर्ण पर आक्रमण करते हैं। कर्ण की इसमें हार होती है और अल्फ खां इनकी पुत्री देवल देवी को पकड़कर दिल्ली भिजवा देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के पास भिजवा देते हैं और अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिज्र खां से इनका विवाह करवा देते हैं। इसके बाद मलिक काफूर अपनी सेना के साथ देवगिरी की तरफ रुख करते हैं। इस समय भी देवगिरी पर राजा रामचंद्र देव का शासन होता है। काफी समय तक युद्ध चलता है। अंत में 1208 में मलिक काफूर की जीत होती है। रामचंद्र देव को बंदी बना लिया जाता है और दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज देते हैं। अब जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही क्रूर शासक होता है, तो सबने सोचा था कि हमेशा की तरह वो रामचंद्र देव की भी हत्या कर देंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण रणनीति अलग होती है। जब रामचंद्र देव दिल्ली पहुंचते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी उसे बहुत सम्मान देते हैं, उनसे मित्रवत व्यवहार करते हैं, उन्हें 1 लाख सोने के सिक्के टंका प्रदान करते हैं, स्वर्ण छत्र इन्हें प्रदान करते हैं, गुजरात की नौशीर जागीर इन्हें उपहार स्वरूप देते हैं और राय रायान की उपाधि से सम्मानित करते हैं। इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी की उदारता और सम्मान से बहुत प्रसन्न हुए थे। रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी को फिर से वार्षिक कर देने का वचन देते हैं और उनके आगे दक्षिण अभियानों में सैन्य सहायता का वचन भी देते हैं। इसके अलावा अब अलाउद्दीन खिलजी का विवाह रामचंद्र देव की पुत्री झात्यापाली से हो जाता है। रामचंद्र देव इनके आगे आने वाले वारंगल, होयसल व द्वार सुंदर अभियानों में वचन के अनुसार सहायता प्रदान करते हैं, वह प्रति वर्ष कर भी देते रहते हैं। लेकिन 4 वर्ष बाद 1312 में रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है और अब इनका जो बेटा होता है सिंघन देव,
ये राजगद्दी पर बैठते हैं। सिंगनदेव जो कि एक महत्वाकांक्षी शासक होता है, वो अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी के अंतर्गत नहीं रखना चाहता था, तो वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अलाउद्दीन खिलजी को कर देना जो उनके पिता प्रतिवर्ष कर देते थे बंद कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर के नेतृत्व में फिर से सेना भेजता है। वर्ष रहेगा 1312 और अब मलिक काफूर और सिंगनदेव के मध्य युद्ध होता है, जहां सिंगनदेव की मृत्यु हो जाती है। जब सिंगनदेव की मृत्यु हो जाती है तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि राजा रामचंद्र देव के दामाद रहते हैं, जिनका नाम होता है हरपाल देव, उनको देवगिरी का शासन सौंप देते हैं और ये भी अलाउद्दीन खिलजी को कर देते रहते हैं। ये थे अलाउद्दीन खिलजी के तीनों देवगिरी अभियान, जिसमें सिर्फ एक में अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया था। उस समय वे सुल्तान नहीं बने थे। बाकी दो सुल्तान बनने के बाद के आक्रमण हैं, जिसमें इनकी सेना का नेतृत्व इनके सेनापति मलिक काफूर करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के तीनों देवगिरी अभियान डेट वाइज हमने बता दिए हैं। इनकी डेट क्या थी, कौन वहाँ के राजा थे, रायरायन की उपाधि इनको देते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। सब आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय भारत, जय श्री राम।